हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बात करूँगा लिम्फोमा के बारे में। लिम्फोमा मतलब एक तरह का कैंसर होता है। ये मतलब कैंसर होता कैसे है ये मतलब ये WBC का कैंसर, जैसे ब्लड कंपोनेंट जो होते हैं WBC, उसका प्रोलिफरेशन हो जाता है। मतलब न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन और WBC ये काउज कर देती है लिम्फोमा। इसमें होता क्या है कि एक डिस्क्रीट मास जो होता है एक टिश्यू में आ जाते हैं उससे, तो इसको लिम्फोमा बोला जाता है। अब लिम्फोमा भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉडकिंस, एक होता है नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब इसमें डिफरेंशियल पता कैसे चलेगा कि हॉडकिंस है कौन नॉन हॉडकिंस है। इसके बारे में सबसे पहले क्या होता है, जो हॉडकिंस लिम्फोमा होते हैं उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिस्पॉन्स करता है एंटी कैंसर ड्रग। अगर हम एंटी कैंसर ड्रग अगर हॉडकिंस लिम्फोमा वाले पेशेंट के ऊपर चलाएंगे तो इसका रिस्पॉन्स बहुत बेटर होता है और इसका प्रोग्नोसिस बहुत गुड होता है। मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो गुड प्रोग्नोसिस होता है। लेकिन और जब नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा की बात करेंगे तो इसका बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होता है इस केस में। और हॉडकिंस और नॉन हॉडकिंस के बीच में डिफरेंस क्या है, पहले हॉडकिंस लिम्फोमा में क्या होता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड होता है। मतलब लिम्फ नोड जो होगा उसका इन्वॉल्वमेंट होगा इस कैंसर के अंदर। और एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें कोई एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हॉडकिंस के अंदर एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और जो लिम्फ नोड होते हैं, जैसे लिम्फ नोड का कैंसर हुआ तो लिम्फ नोड इफेक्टेड होंगे। तो कहाँ कहाँ के लिम्फ नोड इफेक्टेड होंगे हॉडकिंस लिम्फोमा में? सबसे पहले तो सर्वाइकल ग्रुप, जितने भी है सर्वाइकल ग्रुप का लिम्फ नोड, मीडियस्टेनल ग्रुप का लिम्फ नोड, ये सब इफेक्टेड होंगे। और अगर इसमें बात करें हॉडकिंस में, तो इसमें क्या होता है, कैंसरस सेल जो होते हैं, इस लिम्फ नोड इफेक्टेड हो गया, मतलब कैंसरस सेल का लिम्फ नोड हो गया, तो क्या होता है ना, लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। मतलब हम कैसे बोल सकते हैं, लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। और दूसरी बात क्या होता है, कॉन्टूगियस स्प्रेड होता है। कॉन्टूगियस स्प्रेड कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, जैसे ये जो रेड कलर से हैं छोटे छोटे सर्कल, ये सब लिम्फ नोड है। इसको मार्क कर दिए 1 2 3 सारे लिम्फ नोड। इसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट नंबर का लिम्फ नोड अगर इफेक्टेड हो गया, कैंसरस हो गया, तो वो क्या करेगा, सेकंड को इफेक्टेड करेगा, सेकंड थर्ड को करेगा, थर्ड फोर्थ को, ऐसे ऐसे आगे नहीं जाएगा। तो मतलब क्या है कि कंटूगियस स्प्रेड है। मतलब क्या कि जो नेबरिंग लिम्फ नोड है वो अपने अपने वाले नेबरिंग लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा और ये प्रोग्रेसिव फैशन में चलेगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान के चलिए कोई पेशेंट आपके यहाँ आया क्लिनिक में, और उस क्लिनिक में आने के बाद हमको ये पता चल गया कि पेशेंट जो हॉडकिंस लिम्फोमा से अफेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है, और उसमें हम डायग्नोसिस में हम देख लिए कि यार पेशेंट के अंदर जो थर्ड लिम्फ नोड अफेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं। इस केस में हम अपना अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड अफेक्टेड होगा तो इसका 4th नंबर का होगा लिम्फ नोड। मतलब क्या, ये मोर प्रिडिक्टेबल हो गया, मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हॉडकिंस में। लेकिन नॉन हॉडकिंस में उल्टे केस होता है। नॉन हॉडकिंस में सबसे पहली बात तो पुअर प्रोग्नोसिस होगा, लिम्फ नोड इनमें भी इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होते हैं इसमें। उसमें क्या होता है, लिवर स्प्लीन ये सब होते हैं, एक्स्ट्रा नोडल इसमें होंगे इन्वॉल्वमेंट। और जो ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड जो अफेक्टेड होते हैं वो कौन कौन ग्रुप्स होते हैं, सबसे पहले तो ओरोफेरेंजियल ग्रुप का लिम्फोइड टिश्यू होता है। और लिम्फोइड टिश्यू में कुल आ जाएगा, वेल्डियर्स रिंग आ जाएगा, मेजेंटिक लिम्फ नोड हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, नॉन लिम्फेटिक स्प्रेड होता है और हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है। मतलब क्या है कि इसमें भी डायग्राम आप देखिए, फर्स्ट नंबर का लिम्फ नोड इफेक्टेड हुआ, सेकंड नंबर को इफेक्टेड किया, लेकिन सेकंड नंबर का लिम्फ नोड इफेक्टेड होने के बाद वो एकाएक 8 नंबर के लिम्फ नोड को इफेक्टेड कर दिया। मतलब क्या है कि अगर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड 1, देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नंबर 2 एंड सडनली फाइंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टोटली सेपरेट और डिस्टल लिम्फ नोड, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि नॉन कॉन्टूगियस स्प्रेड हो गया और रिलेटिवली ये क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। और ये जो लिम्फ नोड होते हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्या, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू अफेक्टेड होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको हॉडकिंस लिम्फोमा के बारे में। हॉडकिंस लिम्फोमा क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्टूगियस स्प्रेड ऑफ लिम्फ नोड, ये मैं पिछले बता चुका हूँ आपको। अब इसकी इटियोलॉजी की बात करेंगे तो इटियोलॉजी में क्या होता है, ये पिस्टिन बार वायरस इसी के चलते होते हैं। और ओरिजिन की बात करें तो ये बी सेल होते हैं। मतलब बी सेल क्या हो गया कि जर्मिनल सेंटर या पोस्ट जर्मिनल सेंटर। और ये पैथोजेनेसिस काउज कैसे करेगा, जैसे आपका कोई बी सेल है, ये बी सेल क्या करता है कि ओवर एक्टिवेशन करा देता है कि इसका न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा का।
जैसे ही बी सेल ओवर एक्टिवेशन करा देगा न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा का, और ये जो कापा बीटा जो है न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा, ये इसको भी कंट्रोल करता है एक दूसरा फैक्टर जिसको बोला था इनहिबिटर ऑफ कापा बीटा। मतलब आप देखिए यहाँ से सबसे पहले तो बी सेल क्या कर देगा, ओवर एक्टिवेशन करा देगा न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा का, लेकिन अब न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा को अंडर कंट्रोल में रखेगा इनहिबिटर ऑफ कापा बीटा पार्टिकल, समझ रहे हैं। और न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा क्या होता है, एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूल होता है जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल करता है, जो स्टिमुलेशन में हेल्प करता है जब किसी भी सेल का प्रोलिफरेशन होता है, जैसे कोई कैंसरस सेल है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होता है, तो न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा क्या करता है, बीट सेल तो इसका एक्टिविटी को बढ़ा दिया, लेकिन इनहिबिटर कापा बीटा इसकी एक्टिविटी को कम कर दिया। अगर हम इसका नेट रिजल्ट को चेक करें तो हमको मिलेगा क्या कि इंक्रीज हो जाएगा प्रोलिफरेशन। मतलब अगर प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो गया मतलब क्या, कैंसरस सेल इंक्रीज हो गए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ता है इसमें कि इनहिबिटर कापा बीटा ये क्या करता है, रेगुलेट करता है रेट ऑफ प्रोलिफरेशन को, ठीक है। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक सेल की बात करते हैं। जैसे इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स आते हैं वो क्या होता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सेल्स की बात करेंगे तो वो आता है रीड स्टर्नबर्ग सेल। और रीड स्टर्नबर्ग सेल क्या होता है, इसका सबसे पहले तो कॉमन चीज़ आपको याद रखनी है कि डायमीटर 15 to 45 माइक्रोमीटर होता है, 2 न्यूक्लियस होता है, इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, आउल आई अपीयरेंस होता है, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे का। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो CD15 और CD30 मतलब प्रेजेंट होते हैं। CD55 रिसेप्टर जो होते हैं, CD15 और CD13 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें हिस्टोपैथोलॉजी के बेस पर तो ये बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए हिस्टोपैथोलॉजी में किसकी बायोप्सी लेकर के पता करना कि ऑयल आई अपीयरेंस है क्या क्लासिकल अपीयरेंस है रीड स्टर्नबर्ग सेल का, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी अगर हम मार्कर यूज करेंगे, जैसे CD15 और CD13 जी मार्कर हैं इसके रीड स्टर्नबर्ग सेल के, अगर हम मार्कर यूज करेंगे और या तो इम्यूनोफिनोटाइपिंग करेंगे तो इससे हमको बहुत अच्छा से पता चल जाता है इसका। और ये मार्कर तो यूज करते हैं CD15 और CD30। ये मार्कर के लिए क्या होते हैं ना कि जैसे रीड स्टर्नबर्ग सेल के लिए मार्कर यूज करेंगे CD15 और CD30, ये रिस्पॉन्स देंगे इसके लिए, मतलब पॉजिटिव होता है। और CD30 क्या होता है, एक्चुअली क्या था, मार्कर ऑफ लिम्फोसाइट एक्टिवेशन, एक तरह का लिम्फोसाइट एक्टिवेशन का भी एक्चुअली मार्कर होता है। अब बात करते हैं कि एन्यूप्लाइडी की। एन्यूप्लाइडी में क्या होता है, इसके अंदर हॉटकिंस लिम्फोमा का केस मतलब अगर रीड स्टर्नबर्ग सेल है उसके अंदर एन्यूप्लाइडी का केस आता है। मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम 2p का जो बहुत सारे कॉपीज बन जाते हैं इसके अंदर। और रीड स्टर्नबर्ग सेल एक तरह का कैंसरस सेल है, इसको हम नॉर्मल सेल नहीं बोल सकते हैं। और ये रीड स्टर्नबर्ग से एन्यूप्लाइडी शो करता है क्योंकि क्रोमोसोम 2p का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। और ये आल्सो एसोसिएटेड विथ क्या होता है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन मतलब रीड जीन। और जो रीड जीन होता है ये आल्सो मतलब ओवर एक्सप्रेस करता है इस चीज़ को, प्रोटोऑन्कोजीन को, तो ये भी एक तरह की बात होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ वेरिएशन ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल। सबसे पहला वेरिएशन आपको दिखने मिलेगा लेक्यूनर सेल। लेक्यूनर सेल आपको फिगर में दिख रहे हैं। लेक्यूनर सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस होगा, सेंटर में एक होगा और साथ साथ ये क्या होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी होगा और इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जब इसको हम लेक्यूनर सेल को अगर हम स्लाइड पर फिक्स करेंगे, मतलब फिक्सेटिंग मतलब फॉर्मेलिन के साथ फिक्स करेंगे तो इसमें हमको देखने को क्या मिलेगा कि साइटोप्लाज्म जो है ना वो रिट्रैक्ट करेगा, मतलब साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ जाएगा, मतलब रिट्रैक्शन होगा उसके अंदर। और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे लेक्यूनर सेल का तो उसमें आपको ऐसा दिखेगा कि न्यूक्लियस जो है ना एक इम्पिटी एरिया में मतलब लाई कर रहा है। और ये क्या होता है, लेक्यूनर से रिलीज TGF बीटा, जो TGF बीटा एक तरह का साइटोकाइन होता है वो रिलीज करता है। और TGF बीटा काम क्या करता है कि डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू करा देगा, मतलब फाइब्रस टिश्यू को डिपोजिशन जमा करवा देगा वहाँ पर। दूसरा वेरिएशन जाएगा मोनोन्यूक्लियस, इसमें कुछ नहीं होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। तीसरा होता है लिम्फोहिस्टोसाइटिक सेल और पॉपकॉर्न सेल। इसमें क्या होता है कि इसमें फिगर में आपको दिख रहा होगा कि पॉपकॉर्न सेल में क्या होता है, इरेगुलर आइडेंटिशन इन न्यूक्लियस होता है, मतलब इसका न्यूक्लियस का कोई रेगुलर पैटर्न होगा, इरेगुलर होता है और अपीयर्स लाइक लगेगा ऐसा कि पॉपकॉर्न की तरह दिखेगा हमको।
और जो न्यूक्लिया है ये प्रोमिनेंटली हमको नहीं दिख पाएगा, सही से हमको न्यूक्लिया नहीं दिखता है, प्रोमिनेंट नहीं होता है। और इसमें भी मार्कर्स होते हैं। सबसे पहले मार्कर CD15 और CD13, इसमें मार्कर्स एब्सेंट होते हैं। मतलब क्या कि जैसे अपने को क्या होता था कि रीड स्टर्नबर्ग सेल में CD15 और CD13 वहाँ पर मार्कर्स इसके लिए रिस्पॉन्स मतलब मार्कर्स होते थे, प्रेजेंट होते थे, लेकिन इसके लिए इसके कोई रिसेप्टर्स नहीं। CD15 और CD13 मार्कर नेगेटिव होते हैं, लेकिन इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, CD20 और BCL6 ये पॉजिटिव होती है, भी एक तरह का मार्कर है। और ये दोनों मार्कर जो होते हैं पॉपकॉर्न सेल पर प्रेजेंट होते हैं, CD20 और BCL6 ये दोनों मार्कर। पहले बात करेंगे कि रीड स्टर्नबर्ग सेल कौन कौन सा साइटोकाइन रिलीज करता है। सबसे पहले इंटरल्यूकिन 13, इसका काम क्या होता है, रीड स्टर्नबर्ग सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ऑटोक्राइन एक्शन होंगे। दूसरा होता है इंटरल्यूकिन 5, ये कुछ नहीं करेगा भैया, ये स्नोफिलिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। और ये क्या करता है कि इंटरल्यूकिन 5 CD30 रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, जो CD30 मॉलिक्यूल जो रीड स्टर्नबर्ग सेल के ऊपर प्रेजेंट था वो इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। कौन से, जो यूसनोफिल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे जाकर के मतलब इंटरेक्ट करेगा, और जिससे क्या होगा, रीड स्टर्नबर्ग सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। और TGF बीटा क्या होता है, ये तो सबसे बता ही दिए हैं कि सीक्रेट कोलेजन और फाइब्रस टिश्यू करता है। जैसे ही सीक्रेट करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ बेंड हो जाएगा, और फॉर्मेशन ऑफ बेंड से फॉर्मेशन ऑफ नोडुल्स बन जाएंगे, जो कि ये सब जो नोडुल्स बनेंगे वो क्या होगा, लिम्फ नोड को अफेक्टेड करेगा। मतलब जो लिम्फ नोड अफेक्टेड उसके अंदर जाकर नोडुल्स बनेंगे। और सबसे पहले हॉटकिंस लिम्फोमा की बात करते हैं। तो हॉटकिंस लिम्फोमा में सबसे पहले अगर कैरेक्टराइज की बात करें, कैरेक्टराइजेशन की, सबसे पहले होता है रीड स्टर्नबर्ग सेल हॉटकिंस लिम्फोमा में। और यही रीड स्टर्नबर्ग सेल ये करता है, मल्टीपल साइटोकाइन को रिलीज करता है। और रीड स्टर्नबर्ग सेल हमेशा क्या होता है, इन्फ्लामेटरी सेल के जो बैकग्राउंड में प्रेजेंट रहता है हॉटकिंस लिम्फोमा के केस में। और इसको हम हॉटकिंस लिम्फोमा में क्या होता है, तो सबसे पहला तो रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट रहेगा, दूसरा इन्फ्लामेटरी सेल भी प्रेजेंट रहेंगी। और कुछ कुछ हॉटकिंस लिम्फोमा क्या होता है कि मिमिक्स करते हैं, दूसरे की कॉपी करते हैं। मतलब मिमिक्स कॉपी करेंगे रीड स्टर्नबर्ग सेल की, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड में कोई इन्फ्लामेटरी साइन नहीं रहता है। तो उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला होता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसमें जो एपिस्टिन बरा वायरस का जो इन्फेक्शन होता है इसमें भी कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता है। रीड स्टर्नबर्ग से प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड में इन्फ्लामेटरी सेल प्रेजेंट नहीं होंगे। सॉलिड कैंसर टिश्यू, इसमें भी यही बात होती है। इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा, इसमें भी रीड स्टर्नबर्ग सेल तो प्रेजेंट रहेगा, एक तरह का ये भी कैंसर है, लिम्फोमा है, लेकिन इन्फ्लामेटरी सेल प्रेजेंट रहेगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा की बात हो गई हम। तो ये सब चीज़ें जो होता है नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हॉटकिंस लिम्फोमा उसका क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। सबसे पहला क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलेगा कि ये पेनलेस होंगे। दूसरा क्या होगा, इसका जो लिम्फ नोड होगा इनलार्ज हो जाएगा, और जो इनलार्जमेंट लिम्फ नोड होगा वो मेनली कहाँ का होगा, सर्वाइकल ग्रुप का होता है। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम देखते हैं कि मतलब इसमें सिम्टम्स क्या आएगा। सबसे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट फीवर, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम इसका फीवर आएगा, और रात में भी आपको पसीना आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, वेट लॉस भी होंगे इस कंडीशन में, हॉटकिंस लिम्फोमा में। और इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि PNS चेक होता है, पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, इसमें भी मिलता है। सबसे पहले पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में क्या मिलेगा कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो इसके बाद क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ पेन स्टार्ट हो जाएगा लिम्फ नोड में। और उसके बाद क्या होगा कि सेकेंडरी एमेलोइडोसिस भी स्टार्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा PNS में। अब इसमें कंडीशन में क्या होता है, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कुछ, तो सबसे पहले तो नॉर्मल रहेगा। कोई भी पेशेंट वो कुछ दिन के लिए नॉर्मल रहा, कुछ दिन के बाद अचानक से पेशेंट के अंदर फीवर स्टार्ट हो गया। फीवर हाई पीक पर जाएगा, फीवर कुछ दिन तक रहेगा, जैसे 10 दिन 15 दिन, कुछ जितना दिन रहो कुछ दिन रहेगा। फिर अचानक से पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, फिर अचानक से पेशेंट फीवर में आ जाएगा। मतलब क्या है कि इरेगुलर फीवर होगा, कभी नॉर्मल रहेगा, कभी फीवर आ जाएगा। और भी फीवर आ जाएगा तो कंटिन्यूस होगा, ये नहीं कि कभी मतलब एक बार नॉर्मल रहेगा, फिर अगर बढ़ेगा, अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तो वो 102 डिग्री कंटिन्यूस चलेगा, फिर एकाएक डिक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे फीवर को बोला जाता है पेल एविस्टिन फीवर बोला जाता है। एक तरह का एक क्लिनिकल फीचर है कि हम ऐसे पहचान सकते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं कि भैया डायग्नोसिस इसका क्या है। सबसे पहला डायग्नोसिस होगा क्यूटेनियस एनर्जी होता है, कर देंगे। मतलब क्या होगा कि सेल, हम ऐसे पेशेंट के अंदर देखेंगे कि भाई इसके अंदर तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स ही कम हो गया। अगर किसी भी
पेशेंट के अंदर सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स कम हो गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस पेशेंट का अगर ये पेशेंट जो है कि एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल भी कम हो जाएगा, रिस्पॉन्स भी कम करेगा एंटीजन के अगेंस्ट। और दूसरा क्या होता है, एक्साइजनल लिम्फ नोड बायोप्सी करा रहे हैं हम डायग्नोसिस का। अगर हम एक्साइजनल लिम्फ नोड बायोप्सी करा रहे हैं, वो भी क्या हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन इस काम करेंगे आगे चलकर, तो हम देखेंगे भैया ये तो हॉटकिन्स लिम्फोमा 2 टाइप के आ गए यहाँ पर बायोप्सी करने के बाद। पहला तो आ गया क्लासिकल, दूसरा नॉन क्लासिकल। और जो क्लासिकल हॉटकिन्स लिम्फोमा होते हैं तो इसके अंदर जो रीड स्टर्नबर्ग सेल होंगे तो इसके अंदर CD15 और CD13 मार्कर्स प्रेजेंट होंगे। और जो नॉन क्लासिकल है रीड स्टर्नबर्ग सेल जो इसके अंदर होंगे तो उसके अंदर CD15 और CD13 मार्कर एब्सेंट होते हैं। और हॉटकिन्स लिम्फोमा हमेशा याद रखना पड़ता है कि मोर कॉमनली अफेक्टिंग मेल, ये सबसे ज़्यादा मेल को इफेक्ट करता है। अब जो क्लासिकल की बात है तो क्लासिकल में कौन कौन आते हैं, सबसे पहला होता है नोडुलर स्क्लेरोसिस, ये मोस्ट कॉमन हॉटकिन्स लिम्फोमा इन द वर्ल्ड होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा होता है मिक्स्ड सेलुलरिटी। और नोडुलर जो होता है, नोडुलर इफेक्टिंग मेल और फीमेल में तो सेक्स रेशियो सेम होता है, दोनों को इक्वल इफेक्टेड करता है। तीसरा होता है लिम्फोसाइट रिच, चौथा होता है लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। और नॉन क्लासिकल में आता है सबसे एक ही आता है लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस। जैसे क्लासिकल हॉटकिन्स लिम्फोमा के अंदर 4 लिम्फोमा आ रहे थे, नोडुलर, मिक्स्ड, लिम्फोसाइट रिच और लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। सबसे पहले हम नोडुलर स्क्लेरोसिस की बात करते हैं, तो इसमें हम मोस्ट कॉमन हम बोल दिए हैं कि हॉटकिन्स लिम्फोमा वर्ल्ड में होगा नोडुलर। अगर हम प्रीविलेंस की बात करें तो मेल और फीमेल इक्वली इफेक्टेड होंगे, इसमें नोडुल्स प्रेजेंट होंगे आपको। और जो एज ग्रुप किस एज ग्रुप में ज़्यादा मिलेंगे नोडुलर स्क्लेरोसिस, तो यंग एडल्ट में ज़्यादा मिलेंगे। और इसमें जो लिक्विनर रीड स्टर्नबर्ग सेल होंगे तो ये सेल क्या करती है, TGF बीटा रिलीज करती है। TGF बीटा रिलीज करेंगे, TGF बीटा का ही काम है कि फाइब्रस टिश्यू डिपोजिशन करवा देगा। और इसमें जो नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप में क्या होता है कि कोलेजन बेंड्स बन जाएंगे, जो लिम्फोइड टिश्यू है जो उसको सेपरेट करेंगे, उसमें एक कोलेजन बेंड्स बीच में नजर आएंगे जो कि लिम्फोइड टिश्यू को सेपरेट करते दिखेंगे आपको, अगर आपको डायग्राम देखना होगा तो। और दूसरी बात करते हैं मिक्स्ड सेलुलरिटी की। मिक्स्ड सेलुलरिटी की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन हॉटकिन्स लिम्फोमा होता है, इंडिया में होता है। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहला तो रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट होगा, दूसरा प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होंगे, इस्नोफिल प्रेजेंट होगा, लिम्फोसाइट तक प्रेजेंट होंगे। और मोनोन्यूक्लियर रीड स्टर्नबर्ग सेल क्या होता है, मतलब एक तरह का क्या होता है कि सब टाइप ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल होता है मोनोन्यूक्लियर रीड स्टर्नबर्ग। और इसके अंदर क्या होता है कि बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम मिक्स्ड सेलुलरिटी की बात करें तो बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, सबसे पहले तो यंग एडल्ट्स होंगे तो वो इफेक्टेड होंगे। और दूसरा एज ग्रुप क्या होगा, जिसकी आयु जैसे 55 ईयर से ज़्यादा वो इफेक्टेड होंगे। मतलब क्या, 2 एज ग्रुप इफेक्टेड, एक तो यंग होंगे, दूसरा ग्रेटर देन 55 ईयर्स के लोग इफेक्टेड होंगे। और ये जो हॉटकिन्स लिम्फोमा होता है मेन मतलब क्या होता है कि मेनी इन्फ्लामेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं। जो मेनी इन्फ्लामेटरी सेल प्रेजेंट होंगे तो रिलीज मेनी साइटोकाइंस रिलीज कर देंगे। और जो मेनी साइटोकाइंस रिलीज कर देंगे हैं तो वही साइटोकाइन क्या करते हैं कि बी सेल सिम्टम को डेवलपमेंट कराते हैं। मतलब जितना भी बी सेल सिम्टम्स आपको रिलीज दिखेंगे वो सारे डेवलपमेंट कौन कराते हैं, यही साइटोकाइंस रिलीज कराते हैं। तो आपको एक शॉर्ट समरी में आपको मिक्स्ड सेलुलरिटी की बात करते हैं। सबसे पहला तो याद रखना है कि ये भारत में होता है। मतलब मिक्स्ड सेलुलरिटी एक तरह का क्या होता है आपको कि मतलब जैसे इस्नोफिल आ गया तो इस्नोफिल आ गया तो इसको आप देखना, इस्नोफिल बेसोफिल हो गया तो मतलब बी आ गया तो बी से भारत हो गया। जितना 20 सिम्टम्स इसमें प्रेजेंट होंगे और बायमोडियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट होगा। और तीसरा होता है लिम्फोसाइट रिच। लिम्फोसाइट रिच में तो सबसे पहली बात एज ग्रुप तो होता है तो एल्डरली पेशेंट्स ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। और इसके अंदर तो पेशेंट जो होंगे उसके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल भी मिलेगा और मोनोन्यूक्लियर रीड स्टर्नबर्ग सेल भी मिलेगा। और मोनोन्यूक्लियर रीड स्टर्नबर्ग सेल में प्रीडोमिनेंट होगा। मतलब क्या, अगर इस दोनों सेल की बात करें तो मोनोन्यूक्लियर रीड स्टर्नबर्ग सेल की नंबर ज़्यादा होंगे इसके अंदर। और प्रोग्नोसिस की बात करते हैं तो जैसे ही मोर नंबर ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल मिल गया, इसका मतलब क्या है कि हायर ट्यूमर लोड हो गया इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ट्यूमर की नंबर बढ़ गया। मतलब क्या, पुअर प्रोग्नोसिस हो गया लिम्फोसाइट रिच के अंदर। और जैसे मोर नंबर ऑफ लिम्फोसाइट, अगर मोर नंबर ऑफ लिम्फोसाइट किसी भी सेल के अंदर आ रहे हैं, किसी भी कैंसर सेल के अंदर, कि मतलब क्या है कि उस पेशेंट का जो लाइफ स्पेन जो ज़्यादा होगा, मतलब गुड प्रोग्नोसिस होता है।
और तीसरा चौथा होता है लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। लिम्फोसाइट ये भी क्या होता है, एल्डरली पेशेंट में होते हैं, ये सीन होता है HIV पेशेंट में होता है, पॉजिटिव पेशेंट में। और HIV पॉजिटिव पेशेंट जो होता है इम्यूनोकॉम्प्रेसिव पेशेंट होता है। मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट डिप्लीशन होता है और हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और जो HIV पेशेंट होंगे पॉजिटिव होंगे तो उसको तो भाई इपिस्टीन बार वायरस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हाई रिस्क हो जाएंगे उससे इन्फेक्शन के लिए। और इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ एटिपिकल हिस्टोसाइट नॉन एज हॉटकिन सेल इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। और इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा। वर्स्ट प्रोग्नोसिस में क्या होता है कि लिम्फोसाइट मतलब लिम्फोसाइट ये भैया कम है, लिम्फोसाइट अगर ज़्यादा रहेंगे तो गुड प्रोग्नोसिस हो जाएगा, तो लिम्फोसाइट रिस्क के अंदर। लेकिन लिम्फोसाइट डिप्लीटेड में तो लिम्फोसाइट ही कम होगी, इसका मतलब वर्स्ट प्रोग्नोसिस हो गया। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये हमेशा दिमाग में रखनी है कि जो हॉटकिन सेल होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा जो हॉटकिन्स लिम्फोमा का जो सब टाइप आएंगे तो उसमें नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हॉटकिन्स सेल है तो हॉटकिन्स लिम्फोमा में दिखेंगे, नहीं। जितने भी हॉटकिन्स लिम्फोमा है सबके अंदर हॉटकिन्स सेल देखने को नहीं मिलेंगे। नॉन क्लासिकल की, तो नॉन क्लासिकल में आपको क्या आ रहा था, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। इसमें रीडिस्टर्बर्ग सेल होंगे, तो इसके अंदर जो मार्कर्स होते हैं C15 और C15 और C13 ये एब्सेंट होंगे, मतलब निगेटिव होता है। CD20 के लिए पॉजिटिव होते हैं। अब लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट में क्या होता है कि बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है भाई, ओवरऑल बेस्ट प्रोग्नोसिस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट का तो बहुत नंबर बढ़ जाते हैं ना, इसीलिए बेस्ट प्रोग्नोसिस होगा। इसके अंदर आपको पॉपकॉर्न सेल मिलेंगे, लिम्फोहिस्टोसाइटिक रीडिस्टर्बर्ग सेल भी देखने को मिलेगा। और ये अंदर क्या होता है, मेटास्टेटिस करते हैं, मतलब एसोसिएटिव मेटास्टेटिस कैसे करेगा, तो नोडल डिजीज होंगे, ये ग्रेटर होगा स्प्लीन से। स्प्लीन भी ज़्यादा, लीवर भी ज़्यादा होगा बोन मेरो से, समझे। अब इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट एक तरह से एंटी कैंसर ड्रग दिया जाता है। सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या होता है, एड्रियामाइसिन, बिलियोमाइसिन, विलव्लास्टिन, डायकार्बाजिन, ये सारे ड्रग हैं जिसके द्वारा लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने की वेरिएंट ऑफ क्लासिकल हॉटकिन्स विद गुड प्रोग्नोसिस, लिम्फोसाइट रिच हो गया, एंड विच इज मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ हॉटकिन्स विद गुड प्रोग्नोसिस लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हो गया। ये इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरी जो जितनी भी जो हॉटकिन्स लिम्फोमा की बात कर रहे हैं तो ये आपके सारे ये है, मतलब सब कुछ में बताया गया कि मतलब कैसे होते हैं, ट्रीटमेंट क्या है। तो थैंक्स इसके लिए बहुत सारा प्यार आप लोग।